Assalamu alaikum, dear student. How are you? I am Shahid Khan, and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahir. This is our interview session, and today is our third session about chemistry interview. So let's start our session. कि आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं. तरीक़ाकार वही, पहले आपसे इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है. उसके बाद आपसे बाकी जनरल क्वेश्चंस होंगे जिसमें जनरल नॉलेज, एजुकेशन और केमिस्ट्री के. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले आपने ये स्लाइड देखनी है, स्टॉप करने हैं, कोशिश करने हैं इन क्वेश्चन को खुद आंसर करने के. अगर कर सकें वेल एंड गुड, फिर अगर नहीं होते फिर आपने वीडियो देखनी है ताकि आपकी एक असेसमेंट भी हो जाए और आप कुछ चीज़ें भी आ जाएँ. जो पहला हमारा क्वेश्चन आज का, क्लाउड पॉइंट क्या होते हैं, क्लाउड पॉइंट ऑफ एन ऑयल, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ सरफेस टेंशन और उसकी यूनिट्स. थर्ड है व्हाट इज़ कोलिजन फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ठीक है. कोहेशन फोर्स एंड एडहेशन या कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, ये वो टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको इंडिकेट भी कर लेता हूँ. किधर गया, ये आ गया जी, ये मिस्टेक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. सेकंड मिस्टेक, फ्लोट ऑन वाटर. ओके, नेक्स्ट है हाउ कैन लिक्विड क्रिस्टल एक्ट एज टेम्परेचर सेंसर, कि लिक्विड क्रिस्टल कैसे टेम्परेचर सेंसर के तौर पे काम करते हैं. उसके बाद है व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर. नेक्स्ट है एक्सप्लेन लेटेस्ट एनर्जी, गिव एग्जांपल. उसके बाद कार्बन हैज़ टू एलोट्रोपिक फॉर्म, ग्रेफाइट एंड डायमंड. द वन इज कंडक्टर वाइल अदर इज नॉट, वाई. उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी और गैस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी. नेक्स्ट है व्हाई आर द मेटल मेलेबल एंड डक्टाइल. नेक्स्ट है डिफाइन क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लान. उसके बाद क्लीवेज प्लान. नेक्स्ट है व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी, गिव एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द फॉलोइंग कंपाउंड, जिसमें F2 है, HF है, CH3 है. कमाल है, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं जा रहा. CH ये फ्लोरोमीथेन है. उसके बाद है जी आपके पास कीटोन है. तो इनका आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्लियर हुआ तो उसको मैं आपको बता दूंगा इसको डिस्कस करके. उसके बाद है वाई इज़ HF वीकर एसिड देन HCl. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एवापोरेशन, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, कितने टाइप्स के सॉलिड और उनकी प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाउंड करते हैं और क्या क्या होते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ एटॉमिक इम्परफेक्शन एंड इट्स टाइप. नेक्स्ट है एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड. नेक्स्ट है व्हाट इज़ ब्रेथलाइट्स, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड पाकिस्तान विन ओलंपिक मैच ऑफ हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम. In which year did Pakistan win the cricket World Cup. Next is national flower of Pakistan. Next is sum of curricular and co-curricular activities called. Next is pedagogy is concerned with. और last question है what is curriculum, ठीक है. तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हैं जो आज के सेशन में हमने डिस्कस करने हैं. बेसिकली ये हमारा थर्ड सेशन है. तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ क्लाउड पॉइंट या क्लाउड पॉइंट ऑफ एन ऑयल. क्लाउड पॉइंट क्या होते जी. तो क्लाउड पॉइंट ये हमारा पहला क्वेश्चन है. आज सही कोई ब्लंडर किए हुए हैं टाइपिंग में, चलें इनसे पता करते हैं कि ये आज हुआ क्या है. तो खैर मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आपने वो कर लेना. क्लाउड पॉइंट क्या होता है आपको वैसे समझाऊं. आपने देखा होगा जब सर्दियां होती हैं, गर्मियों में जो ऑयल के पैकेट होते हैं उसमें बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट आपको ऑयल नज़र आता है, ठीक है. और जब सर्दियाँ होती हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है तो वो एक गदला सा आपको नज़र आ रहा होता है ऑयल, थोड़ा सा सॉलिडिफाई हुआ. ये बेसिकली क्लाउड पॉइंट है. कि हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि टेम्परेचर एट विच वैक्स या पैराफिन बिगेंस टू सेपरेट व्हेन ऑयल चिल टू ए लो टेम्परेचर. कि जब ऑयल को लो टेम्परेचर पे चिल करते हैं उसमें जो वैक्स या पैराफिन होती हैं वो सेपरेट होती हैं, जिसकी वजह से वो गदला सा आपको नज़र आता है. उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड पॉइंट बोलते हैं जी. ये पहला क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ठीक है, आंसर में जो डाला हुआ है. व्हाट इज़ कोहेशन फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, कि कोहेसिव फोर्स क्या होती है और इसी के साथ आपके पास एडहेसिव फोर्स क्या होती है. तो कोहेसिव फोर्स बेसिकली क्या होती है, मसलन आपके पास ये एक बीकर है, इसमें वाटर है, ठीक है, H2O है,
ये साथ दूसरा भी H2O है, ठीक है। अब वाटर मालिक्यूल्स के या कोई भी और सब्सटेंस है मालिक्यूल्स के या उस सब्सटेंस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। और एक और फोर्स होती है जो इस सब्सटेंस के और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, कि इसके दरमियान एक फ़ोर्स एग्जिस्ट करती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द सेम सब्सटेंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्सेस। और एडहेसिव फोर्सेस क्या, इंटरमालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, के एक वाटर हो गया, दूसरा ग्लास हो गया, या फिर कोई भी वॉल होगी, कंटेनर की वॉल होगी, उसके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं जी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ सरफेस टेंशन एंड इट्स यूनिट, कि सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होती है और इसकी यूनिट क्या है। तो सरफेस टेंशन क्या होती है बेटा, कि हम कहते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड बाय ए यूनिट अमाउंट, कि कोई लिक्विड है उसकी जो सरफेस है उसका एरिया जो है यूनिट एरिया इंक्रीज़ करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। और इसकी जो अगर SI यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर होती है जी, ठीक है। डाइन पर सेंटीमीटर भी इसकी यूनिट होती है, फोर्स पर लेंथ भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास क्या है, सरफेस टेंशन है। अच्छा, एक और टर्म होती है सरफेक्टेंट्स, कि वो सब्सटेंस जो किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन को कम करें उसको सरफेक्टेंट्स बोलते हैं। सरफेक्टेंट्स बेसिकली सरफेस एक्टिव एजेंट्स उनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे डिटर्जेंट जो है वो सरफेक्टेंट्स हैं। इसके साथ इसी उसमें ये भी बात भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ये इसकी कोहेशन फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो इसकी बात मैंने कर दी है पीछे कि कोहेसिव फोर्स बिटवीन सेम सब्सटेंस के मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कोहेसिव फोर्स, और एडहेसिव फोर्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर और मालिक्यूल या सब्सटेंस की जो फोर्स होती है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डज आइस फ्लॉट ऑन वाटर, कि आइस जो है ये वाटर के ऊपर फ्लॉट करती है, तैरती है, इसका रीज़न क्या है। तो आपको पता है बेटा आइस की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, इसलिए वो आपके पास क्या करती है, फ्लॉट करती है, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। मगर इसका प्रॉपर केमिस्ट्री में रीज़न क्या है वो बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जब वाटर होते हैं और उसको हम क्या करते हैं, आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं, जिसकी वजह से मालिक्यूल्स आपके एक दूसरे के करीब आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती हैं, और उनकी जो अरेंजमेंट होती है उसमें क्या होती है, रेगुलरिटी आती है, ठीक है। जब ये रेगुलरिटी आती है अरेंजमेंट में, तो उसके अंदर क्या होती है, एम्प्टी स्पेसेस आपके पास क्या होती हैं, क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से जो आपके पास क्या होती है, आइस होती है, वो आपके पास 9% मोर स्पेस ऑक्युपाई करती है। और जब आपको पता है मोर स्पेस या मोर वॉल्यूम हो जाते हैं तो उसकी डेंसिटी आपके पास क्या होती है, कम हो जाती है। इस वजह से आपके पास आइस क्या करती है, फ्लॉट करती है ऑन वाटर। कैसे आंसर करेंगे कि व्हेन वी फ्रीज वाटर, वाटर मॉलिक्यूल शो मोर रेगुलरिटी, ड्यू टू दिस एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड in water molecules, due to which volume of the water molecule increases and so density will be decreases। कितना वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं, वो 9%। वाटर, लिक्विड वाटर का वॉल्यूम 9% कम होते हैं, मगर जो सॉलिड या आइस फॉर्म में उसका 9% ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से डेंसिटी जब कम होती है तो आपकी जब वॉल्यूम ज़्यादा होते है तो डेंसिटी कम हो जाती है, और किसी भी चीज़ की जब डेंसिटी कम होती है तो वाटर के ऊपर फ्लॉट करती है। कौन सी चीज़ें वाटर के ऊपर फ्लॉट करेंगी, जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी। वाटर की कितनी डेंसिटी होती है, 1 होती है, 1 से कम हो जाती है डेंसिटी, इस वजह से वो फ्लॉट करती है। नेक्स्ट है हाउ कैन लिक्विड क्रिस्टल एक्ट एज टेम्परेचर सेंसर, कि लिक्विड क्रिस्टल कैसे टेम्परेचर सेंसर के तौर पे काम करते हैं। अच्छा जी, तो लिक्विड क्रिस्टल आपके पास टेम्परेचर सेंसर के तौर पे काम करते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म होता है या क्या रीज़न होते हैं, इसकी बात करते हैं जी। तो अगर हम देखें लिक्विड क्रिस्टल में, तो जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो जो लिक्विड क्रिस्टल की लेयर्स होती हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर का जो डिस्टेंस होता है वो भी चेंज हो जाता है, कि ऑन चेंजिंग टेम्परेचर द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल चेंज, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है कि टेम्परेचर चेंज करने से उसमें एक्सपेंशन वगैरह होती है, और जिसकी वजह से क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की जो लेयर्स है उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो आपके पास चेंज हो जाता है। अब आपको ये भी पता है जो वाइट लाइट होती है इसका कोई कलर नहीं होता, 7 इसमें लाइट होती हैं, और लिक्विड क्रिस्टल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर इस वाइट लाइट से, जिसमें 7 लाइट्स होती हैं, कोई एक लाइट भी कम हो जाती है, 6 रह जाती हैं, तो वो आपके पास क्या होती है, कलर शो करती है। इस वजह से जब आपके पास क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज होने से मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाते हैं,
तो उस वजह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी आपके पास क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, मसलन पहले 7 लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था, टेम्परेचर चेंज हुआ, डिस्टेंस चेंज हुआ, तो अब अगर इसने 2 एब्जॉर्ब की तो यहाँ पे कितनी शो करेगा, 5 शो करेगा, तो ये कुछ और कलर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 एब्जॉर्ब किए तो यहाँ कितनी रिफ्लेक्ट करेगा, 3 करेगा, तो इसका कलर कुछ और होगा। तो इस वजह से ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इट एक्ट एज टेम्परेचर सेंसर। समझ आ गई पॉइंट कि नहीं? दोबारा मैं समझा दूं कि बेसिकली टेम्परेचर चेंज करने से जो लिक्विड क्रिस्टल की लेयर्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जब डिस्टेंस चेंज हो जाता है तो वो जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट होनी थी वो भी आपके पास चेंज हो जाती है, कोई एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, मगर ये है कि कलर ओवरऑल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम क्या करते हैं, एज अ टेम्परेचर सेंसर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है कि a transition temperature is the temperature where both the crystalline form of a substance are in equilibrium। ठीक है, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी सब्सटेंस की वो आपके पास इक्विलिब्रियम पे हो, तो उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस आर चेंज इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर एलिमेंट्स का भी होता है और आपके पास क्या होता है, कंपाउंड का भी होता है। ठीक है, एलिमेंट्स का होगा तो वो एलोट्रॉपिक फॉर्म हो जाएंगी और कंपाउंड का होगा तो पॉलीमार्फिक फॉर्म। मसलन सल्फ़र जो है रोम्बिक होता है। ठीक है, जब इसको 95.5 डिग्री देंगे तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और जब 95.5 से कम टेम्परेचर होते हैं तो वो रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लेटेस्ट एनर्जी, गिव एग्जांपल। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है और इसकी एग्जांपल दें। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। कि आपके पास क्या हैं, गैसियस आयंस हैं। मसलन कोई भी गैसियस आयंस आप कौन से ले सकते हैं, सोडियम ले लें। ठीक है, और क्या ले लें, क्लोराइड ले लें। ये आयंस हैं जी, ये पॉजिटिव आ गया, ये भी गैसियस स्टेट में हो और ये भी गैसियस स्टेट में हो। ठीक है, ये जब कंबाइन होते हैं और 1 मोल ऑफ आपके पास क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। इस दौरान कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है बेटा, रिलीज़ वाली को नेगेटिव साइन से लिखते हैं ना, मैंने पॉजिटिव से लिख लिया। तो ये जो एनर्जी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास आयनिक सॉलिड है, इसको ब्रेक करके गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको भी लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू आइसोलेटेड गैसियस आयंस इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर मोल, वही एनर्जी की यूनिट। ठीक है, इसकी वही यूनिट होती है जी। ओके, नेक्स्ट है कार्बन हैज़ 2 एलोट्रोपिक फॉर्म, ग्रेफाइट एंड डायमंड। द वन इज कंडक्टर वाइल द अदर इज नॉट। तो आपको पता है कौन सी कंडक्टर होती, तो डायमंड तो कंडक्टर होता नहीं है। ग्रेफाइट आपके पास क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और डायमंड क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, तो अगर आप ग्रेफाइट को देखें तो उसमें जो कार्बन है उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास। ठीक है, दोनों में कार्बन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मगर 4 में से 3 जो हैं वो आपके पास क्या बनाते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं नेबरिंग एटम के साथ, और हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्रेफाइट की। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो 4 में से एक बच गया वो आपके पास इस लेयर में अवेलेबल होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब इसके अपोजिट जब डायमंड की बात करेंगे तो उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो वहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो कंडक्शन कर सके। पॉइंट समझे? दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन ग्रेफाइट the hybridization is sp2 and each carbon is attached with 3 other neighboring carbon atoms. So one electron is delocalized on carbon atom which will be responsible for its conductivity. मगर in diamond की बात करें, in diamond the hybridization is sp3 and each carbon is linked with 4 other carbon atoms, so no such electron available for conductivity. Therefore diamond is insulator while graphite is conductor.
नेक्स्ट है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। कि इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी क्या होती है या फिर इसको इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी ये एक ही नाम है थ्योरी के। तो इसको जो प्रपोज किया था वो क्या था, ड्रूट था, DRUDE, और इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया था लॉरेन ने कब, 1923 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बेसिकली मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है कि ये कहती है कि ईच एटम इन ए मेटल क्रिस्टल लूज ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, कि जितनी भी आपके पास मेटल्स होती हैं वो इसमें क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं और ख़ुद कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, कैटाइंस में। ये तो एक मेटल मैंने लिखी ना। इसी तरह बहुत सारी मेटल्स हो तो बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं कि वो एक पूल का काम करते हैं, ठीक है। और उसके दरमियान ये मेटल आपके पास कैटाइन होती है। अब इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान, कि इलेक्ट्रॉनिक पूल और मेटल कैटाइन के दरमियान फोर्स डेवलप होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ओके, वाई आर दी मेटल्स मेलेबल एंड डक्टाइल्स, के जो मेटल्स होती हैं वो मेलेबल होती हैं और डक्टाइल्स होती हैं, इसका क्या रीज़न है। तो याद रखें मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल व्हेन एवर स्ट्रेस अप्लाइड। कब होती हैं, जब इनके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं। बेसिकली इनकी जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्लिप करती हैं। जब हम इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो स्लिप करके एक दूसरे से ऊपर आसपास हो जाती हैं, ठीक है, स्लिप कर जाती हैं। इस वजह से जो स्ट्रक्चर है, चूँकि ये स्लिप कर सकती हैं इनकी लेयर्स, तो मेटल की जो स्ट्रक्चर हो जाती है वो चेंज हो जाती है इनटू वायर्स और शीट विदाउट फ्रैक्चरिंग व्हेन स्ट्रेस इज़ अप्लाइड टू देम। अच्छा, डक्टाइल का मतलब होता है कि शीट्स, और मेलेबल का मतलब होता है कि वायर। मेटल्स की वायर या शीट्स क्यों बनाई जाती हैं, कि मेटल्स की बेसिकली क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। जब इनके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं बेटा, तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो सकती हैं, ये ब्रेक नहीं होती, जस्ट स्लिप होती हैं। तो इस वजह से इनकी वायर भी हम बना सकते हैं स्ट्रेस अप्लाई करके, या इनकी शीट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लान। क्लीवेज क्या होते हैं और क्लीवेज प्लान क्या होते हैं। तो क्लीवेज क्या होता है, बेसिकली हम कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टल बाय अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड क्लीवेज। कि कोई क्रिस्टल है उसके ऊपर प्रेशर लगा के उसको ब्रेक करने का नाम क्या है, क्लीवेज। और क्लीवेज प्लान क्या होते हैं, कि डायरेक्शन जिसमें क्रिस्टल ब्रेक होते हैं, कि द डायरेक्शन थ्रू विच क्रिस्टल कैन बी ब्रोकन डाउन बाय अप्लाइंग प्रेशर इस कॉल्ड क्लीवेज प्लान। कि वो डायरेक्शन जिसमें क्रिस्टल को हम ब्रेक कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज प्लान बोलते हैं। और आपको ये पता है ये आपके पास एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, आ गया। व्हाट इज एनआइसोट्रॉपिक, गिव एग्जांपल। एनआइसोट्रॉपिक क्या होती है, कि द फिनोमेना इन विच ए क्रिस्टलाइन सॉलिड शो वेरिएशन इन सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी। कि ऐसा फिनोमेना जिसमें आपके पास क्या हो, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं किसी सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। क्या मतलब, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरे पास एक रॉड है, ग्रेफाइट है। इसको अगर आप यहाँ से वायर कनेक्ट करें, अच्छा मैं वायर के लिए अलग कलर ले लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। इसको बेटा यहाँ से वायर कनेक्ट करें, यहाँ से वायर करें, ये आपके पास क्या करेगा, कंडक्शन करेगा। मगर जब ये यहाँ से वायर कनेक्ट करेंगे या यहाँ से, तो ये कंडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, इस प्रॉपर्टी को अब देखें, यहाँ से ये कंडक्टर था, इस साइड से कनेक्ट, इस साइड से, और यहाँ से ये कंडक्टर नहीं है। तो डायरेक्शन चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपी। अब ये होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली ये जो सॉलिड होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, इसकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। अब अगर इसके 90 डिग्री जाएँ तो कुछ और एटम के साथ आपका टच होगा। बेसिकली लेयर स्ट्रक्चर होती है ना ग्रेफाइट, इस साइड से आप करेंगे तो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो कंडक्शन करते हैं, मगर इस साइड पे परपेंडिकुलर टू प्लान वो अवेलेबल नहीं होते फॉर कंडक्शन। इस वजह से ये क्या होती है, ये बेसिकली इसके पीछे फैक्टर है। अब एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, तो पहली याद रखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूसरी है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और तीसरी जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड क्लीवेज प्लान। क्लीवेज प्लान भी बात की, थर्मल कंडक्टिविटी की बात की। तो एग्जाम्पल वही है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन इन अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज, आपसे कुछ कंपाउंड दे के उनके मालिक्यूलर फोर्सेज पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर अभी लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है ना कौन कौन सा, तो आपको भी याद आ जाएगा। तो पहला हमारे पास है लिक्विड फ्लोरीन, फ्लोरीन लिक्विड फॉर्म में, इसके अंदर कौन सी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज होगी? तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन पोलर मालिक्यूल तो लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेज, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास अगर कहते हैं HF, इसके अंदर कौन सी इंटर मालिक्यूलर फोर्स होगी? तो सबका आंसर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और इस वजह से ये पोलर भी होगा। नेक्स्ट आपके पास अगर फ्लोरोमीथेन है, फ्लोरोमीथेन क्या होते हैं, CH3F, ये इसके अंदर कौन सी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज होती है? तो चूंकि यह पोलर मालिक्यूल बन गया तो इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मालिक्यूल है प्रोपानोन, प्रोपानोन ये होता है बेटा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड और CH3 प्रोपानोन, इसमें अंदर कौन कौन सी फोर्स है? तो ये भी पोलर मालिक्यूल है तो इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और नेक्स्ट आपके पास ऑक्टेन है, ऑक्टेन का आपको पता है ना, जस्ट मैं इधर ही ड्रा करता हूँ। ऑक्टेन हमारे पास क्या होता है, ऑक्टेन हमारे पास 8 कार्बन वाला होता है कि ये CH3, इसके बाद मैं CH2 लिख लेता हूँ और इसी के मैं 6 लगा लेता हूँ इस तरह की, और ये CH3, ये आपके पास ऑक्टेन है। अब ये कौन सी इसके अंदर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज होगी? तो ये नॉन पोलर है तो इसके अंदर लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेज होगी, ठीक है। तो इस तरह ये तो मैंने चंद है कि ये कुछ और कंपाउंड भी देते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज कौन सी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि वाई इज़ HF वीक एसिड देन HCl, कि HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है ये वीकर एसिड है देन HCl। तो आंसर एक वर्ड में क्या होना चाहिए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि HF मालिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस पैटर्न में, किस मैनर्स में बनाते हैं, जिग जैग मैनर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब देखें ये H है, ये F है, ठीक है, इसी तरह ये H है और ये F है, ठीक है। ये अब इनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो मैंने ड्रा की, ठीक है। अब इसकी वजह से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, स्टक होते हैं, इजीली दे नहीं सकते, डोनेट नहीं किया जा सकते। और किसी एसिड की एसिडिटी तो तब मेजर करते हैं ना जितनी आसानी से वो प्रोटॉन दे सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इजीली प्रोटॉन नहीं दे सकते, इस वजह से ये वीक एसिड है, ठीक है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू HI, ठीक है। रीज़न क्या है, इट्स एक्सेप्शनल लो एसिडिटी इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इज एंट्रैप्ड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ फ्लोरीन। एक साइड पे ये, एक साइड पे ये इसके अंदर क्या है, ट्रैप है। देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट फॉर HF टू रिलीज प्रोटॉन, दैट इज़ वाई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इज़ वेरी लो। ओके नेक्स्ट है डिफाइन एवापोरेशन, नेम द फैक्टर इफेक्ट एवापोरेशन, कि एवापोरेशन क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। तो एवापोरेशन क्या होती है बेटा, कि स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन, के स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद हो, ठीक है, चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स, कि लिक्विड से वेपर्स जो बनते हैं उसको एवापोरेशन बोलते हैं। कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, सरफेस टेंशन है, ठीक है, सरफेस टेंशन नहीं, सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इतनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी, तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया। सेकंड है टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे आपके पास इतनी आपके पास रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज़ होगा, तो इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन। तीसरा इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, जितनी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी इतनी एवापोरेशन आपके पास क्या होगी, कम होगी, तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के साथ इसका क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। एग्जाम्पल है गैसोलीन, जो पेट्रोल होता है उसकी रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होता है वाटर के मुकाबले में। रीज़न क्या होता है कि गैसोलीन के अंदर वीक लंदन फोर्सेज होती हैं और वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से, ठीक है जी। अच्छा एवापोरेशन के बारे में एक और बात याद रखें, एवापोरेशन इज़ वैसे जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो आपके पास स्पॉन्टेनियस होते हैं, मगर ये ऐसा प्रोसेस है जो कि एंडोथर्मिक है मगर है स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सॉलिड क्या है और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आपने पढ़ी है सॉलिड्स की दो टाइप्स, कि एक आपके पास क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और दूसरा आपके पास क्या होते हैं, एमार्फस सॉलिड होते हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है रेगुलरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है, ठीक है, किसमें, क्रिस्टलाइन में, और एमार्फस में नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स, कह लें ज़्यादा अच्छी बात है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं, ठीक है, और जो एमार्फस सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से किसी क्रिस्टल को हम चेक भी करते हैं कि वो एमार्फस है या फिर एमार्फस नहीं है। अब एग्जांपल में NaCl, NaNO3, पोटाशियम सल्फेट, सोडियम फ्लोराइड, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, और एमार्फस सॉलिड में ग्लास हो गया, रबड़, प्लास्टिक, ये एमार्फस सॉलिड है जी।
नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्रिस्टल। अच्छा, इसमें एक और बात भी याद रखें, जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ना, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं कि डायरेक्शन चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, मगर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं कि डायरेक्शन चेंज करने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे डू नॉट शो क्लीन क्लीवेज, ये इनका इरेगुलर कट होते हैं, मगर उसके क्या होते हैं, प्रॉपरली क्लीवेज प्लान होते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्रिस्टल। क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मुराद है? तो याद रखें, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। जितने नेबर्स होंगे किसी एटम के, वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट इज़ टचिंग पार्टिकल्स जो होते हैं प्रेजेंट अराउंड इन स्पीशीज़ इन ए क्रिस्टल, के कोई आपके पास कोई स्पीशीज़ है क्रिस्टल में, कार्बन है, इसके नेबरिंग एटम्स कितने हैं, जितने होंगे वो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोई भी है, ऑक्सीजन है, कुछ भी है, ठीक है, वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अच्छा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा इतनी उसकी पैकिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। मसलन कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल के ऊपर। जैसे आपके पास सिंपल क्यूबिक जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होते हैं। जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं क्रिस्टल, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, 12 होते हैं। और जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, 8 होते हैं। NaCl है, सिंपल क्यूबिक के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। सीजियम क्लोराइड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8 है। इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, व्हाट इज़ एटॉमिक इम्परफेक्शन एंड इट्स टाइप। एटॉमिक इम्परफेक्शन क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं? तो एटॉमिक इम्परफेक्शन क्या होता है कि द कंपाउंड इन विच नंबर ऑफ irregularities present in the arrangement of atoms or ions are called atomic imperfection। कि बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, irregularities हो, किस में, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में या आयंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक इम्परफेक्शन। ये 2 टाइप्स की होती है बेटा, एक होती है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और जो दूसरी टाइप है इसकी मेजर जो टाइप है वो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होती है। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होती हैं कि दोज कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर exactly in the ratio indicated by their chemical formula are called stoichiometric compound। फॉर एग्जांपल कि आपके पास क्या होते हैं, जितने केटायंस हैं उतने ही एनायंस हो, तो उनको स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। अब इनमें जो डिफेक्ट्स होती हैं, दिस सॉलिड शो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। एक होते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, मैं नेम सिर्फ बता देता हूँ। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, देयर आर मेनी कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस डिफर्स फ्राम, ठीक है, जिसमें आपके पास जो केटाइन और एनायंस है उनकी रेशियो एक दूसरे से मैच नहीं करती, बल्कि क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, मसलन जैसे वेनेडियम ऑक्साइड है और ऑक्सीजन के मैं नीचे 2.5 समथिंग लिख लूँ, तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। अब इनमें कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, दूसरा आपके पास क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन, और पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन, ठीक है। उसके बाद थर्ड है मेटल डिफिशिएंसी ड्यू टू कैटाइन विकेंसीज, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कुछ डिफेक्ट्स हैं, जनरल पता होना चाहिए। ओके, एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में बात करें, पहला आपके पास क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होते हैं? ऐसा सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्यों रिपेल्ड होते? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों अट्रैक्ट होते हैं, रीज़न क्या होते हैं, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, मसलन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसमें आ जाती हैं। ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक्स क्या होते हैं, दीज सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड शो परमानेंट मैग्नेटिज्म, ठीक है। परमानेंट मैग्नेटिज्म ये क्या करते हैं, शो करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहाँ पे भी ये मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ओके, एक होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं?
ये पोजेस करते हैं पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट एक्चुअली हैव ज़ीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। कि ये बेसिकली क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट एग्जैक्टली हैव जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसको देख के कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो या तो पैरामैग्नेटिक होगा या फेरोमैग्नेटिक, मगर एक्चुअली वो आपके पास क्या होती हैं, उनकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, ज़ीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 है, ये सारे ये क्यों होते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट। कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं मगर दोनों एक दूसरे की फील्ड को क्या करते हैं, कैंसिल कर रहे होते हैं। एक होते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। कि इन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस देयर आर अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मूवमेंट विच लेड्स टू सम रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोटिव। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और पैरेलल और एंटी पैरेलल वो इक्वल नहीं होते, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं, जैसे Fe3O4। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज नेक्स्ट है व्हाट इज़ बर्थोलाइड्स। बर्थोलाइड्स क्या होते हैं, ये एक नया वर्ड है। तो बेसिकली जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बर्थोलाइड्स बोलते हैं। जैसे नॉन स्टाइकोमेट्रिक जो आपके पास एग्जैक्ट रेशो में ना हो, जैसे आपके पास Fe है, इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ 0.93 और 7 ऑक्सीजन, ये आपके पास क्या है, बर्थोलाइड्स या नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। एक और है क्लासियस क्लेपिरान इक्वेशन। वो किस लिए यूज़ होती है, क्वेश्चन में नहीं लिख सका, वो होना चाहिए था। कि क्लासियस क्लेपिरान इक्वेशन बेसिकली क्या करती है, एक्सप्लेन करती है किसको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एंड आल्सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। कि बेसिकली जो आपके पास क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है वेपर प्रेशर के ऊपर, और इसी तरह प्रेशर का क्या इफेक्ट है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को क्लासियस क्लेपिरान इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन डिड पाकिस्तान विन ओलंपिक मैच ऑफ हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि चूँकि हॉकी आपको पता है हमारा वो क्या है, कौमी खेल है ना, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। ज़्यादा क्रिकेट को लाइक करते हैं मगर है बेसिकली कौमी खेल कौन से हमारा, वो हॉकी है। तो कब पाकिस्तान जीता था, तो ये 1960 की बात है। समर ओलंपिक्स था, किस में, रोम में, इटली में हुआ था। तो 1960 में पाकिस्तान जीता था जी। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये तो सबको पता है इमरान खान की वजह से कि 1992 कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये वर्ल्ड कप हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल फ्लावर हमारे पास कौन सा है पाकिस्तान का, जासमीन, क्या बोलते हैं, चंबेली बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एजुकेशन से, द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर, द सम ऑफ करिकुलर को एक्टिविटीज़ इज़ या आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडागोजी बोलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पेडागोजी इज़ कंसर्न विद, किसके साथ कंसर्न है, टीचिंग मेथड के साथ कंसर्न है। और उसके बाद है 27 व्हाट इज़ करिकुलम। करिकुलम क्या होता है, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ होती हैं करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो आज हमने इसमें ये डिस्कस किया। अगर आपने बाकी सेशन नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। विश यू गुड लक फॉर योर इंटरव्यू, बी प्रिपेयर्ड वेल। सिर्फ इन क्वेश्चन के भरोसे पे नहीं जाना आप लोगों ने, मज़ीद भी इससे जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आपने नोट डाउन करने, और इंशाल्लाह सही कॉन्सेप्ट जो जिस चीज़ में कन्फ्यूजन हो आप ग्रुप में बता सकते हैं, फिर इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आंसर करूँगा। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।